सैनी जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। वेलकम वेलकम। बंद कर दो। नमस्कार। आज हम ज्ञानदूत के इस कार्यक्रम के चौथे दिन में फर्स्ट सेशन में प्रोफेसर अनिल कुमार कौशिक को सुनेंगे, जो हमें संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया थी उसके बारे में आगे अवगत कराएंगे, कंटिन्यू करेंगे। कल का सेशन में सर ने हमें संविधान संशोधन के बारे में बताया, क्या प्रक्रिया होती है वो बताया, इसके साथ में लीडिंग केसेस बताए। नेक्स्ट जो लीडिंग केसेस हैं वो आज सर हमें अवगत कराएंगे। साथ में ही संसदीय विशेषाधिकार पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में भी सर हमें बताएंगे। सर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, अभी आ ही रहे हैं। इसके पहले मैं हमारे प्रिंसिपल सर डॉक्टर भगवानाराम विश्नोई सर को इनवाइट करती हूँ कि वो स्टूडेंट को मोटिवेट करें कि ज्ञानदूत कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी, पार्टिसिपेट जुड़े इसमें। सर प्लीज। धन्यवाद मल्लिका जी, मीनाक्षी जी और हमारे साथ सैनी जी जुड़े हुए, प्रिंसिपल तुरु। ज्ञानदूत कार्यक्रम एक विशेष प्रकार का कार्यक्रम पेंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए राज्य स्तरीय कमिश्नरेट लेवल पर ये चलाया जा रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको इस बात की जानकर खुशी होगी कि ज्ञानदूत कार्यक्रम में हम अच्छे से अच्छी फैकल्टी को लाने का प्रयास कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। आपको टाइम टेबल समय पर जारी कर दिया जाएगा और आपको पहले बता दिया जाएगा कौन से टॉपिक पर कौन से जो है फैकल्टी मेंबर का व्याख्यान होने जा रहा है। तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। जरूरी नहीं है कि वो पूरा ही पूरा कोर्स के लिए ज्ञानवर्धक तो होगा ही, लेकिन आपके जो लाइफ स्टाइल को मोटिवेट करने के लिए ये जरूर लेसन आपके लिए ज्ञानवर्धक साबित होगा। मेरा मानना है कि जो भी फैकल्टी है एक से एक बढ़कर अपने विषय पर पकड़ रखने वाले हैं। जो विद्यार्थियों को ये सुनने का मौका मिलेगा कि अच्छी अच्छी फैकल्टी से जो ज्ञानदूत कार्यक्रम में इसके अंतर्गत लाया जा रहा है, तो आप अधिक से अधिक इसका लाभ उठाएं। आप लाइव रहे, यूट्यूब पर आप जुड़े, इसको लाइक करें, इसको छोड़े नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं प्रत्येक विषय पर व्याख्यान होगा। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जितने भी एलएलएम के विद्यार्थी हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए जो एक्सपर्टी आ रहे हैं, बोल रहे हैं, अपना व्याख्यान दे रहे हैं, वो भविष्य के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा ये लेसन काम आने वाले हैं। तो मेरा विनम्र निवेदन रहेगा प्रिय बच्चों कि आप जुड़े। आप कम से कम हमारे साथ एक डेढ़ घंटे ही तो जुड़ना है रोज को। एक डेढ़ घंटे आप हमारे लिए समय निकालें। और मैं आपसे ये निवेदन भी कर रहा हूं कि सोमवार को जो हमारे कुलपति जो अंबेडकर विश्वविद्यालय है, डॉक्टर देव स्वरूप जी जुड़ेंगे। तो आप उनका एड्रेस जो है 10:45 से शुरू होगा, तो आप उस दिन सोमवार को 10:45 पर भी हम ये लाइव प्रसारण शुरू कर देंगे। तो देव स्वरूप जी हमारे साथ जुड़ेंगे। वाइस चांसलर पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी के रहे हैं, अब हमारे अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। परीक्षा के बारे में छात्रों को बताएंगे, मोटिवेशनल स्पीच उनका होगा। आशीर्वाद स्वरूप हमें ऊर्जा मिलेगी, आप लोगों को ऊर्जा मिलेगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे लोग जुड़े
और उनकी स्पीच आपको सुनने को मौका मिले। अभी अनिल कौशिक साहब जुड़ने वाले हैं। अनिल कौशिक साहब का आपको इस बात की जानकारी होगी कि 30-35 साल का लंबा अनुभव है। कितने ही मतलब इनके शिष्य जो है जुडिशियल सेवा में जा चुके हैं, बराबर मार्गदर्शन करते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे साथी डॉक्टर S.K. सैनी, प्रिंसिपल चूरू, जो 25 वर्ष का अनुभव रखते हैं और ये बच्चों से हमेशा लगाव और जुड़ाव इनका रहता है कि कैसे किस तरीके से बच्चों को अधिक से अधिक जोड़ा जाए और बच्चों को अधिक से अधिक लाभ किस तरीके से हम दे सकते हैं, ये सोच उनकी हमेशा बनी रहती है। तो हमारा सौभाग्य प्रथम 4 स्पीच आपको सैनी से मिले, आज मिलेगी, और फर्स्ट सेशन में कौशिक जी की 4 दिन लगातार रहे। अगले क्रम में सोमवार से लेकर के 3-3 दिन का होगा। एक फैकल्टी 3 दिन बोलेगी, फिर 3 दिन बोलेगी, इस तरीके से 3-3 दिन का रखा है। ये सौभाग्य है कि आयुक्तालय ने हमें 6 दिन क्लास लगाने का जो है ऑफर दिया है, जबकि अन्य विषय की केवल 3 दिन है। लॉ और केमिस्ट्री में 6 दिन अनुमत किया गया है हमारे को कमिश्नर महोदय द्वारा। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, कमिश्नर साहब स्वयं बराबर लाइव प्रसारण कर रहे हैं। तो इस कोई का समाधान नहीं होना चाहिए कि जो भी फैकल्टी आती है वो अपने अपडेट होकर के आती है, क्योंकि राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यूट्यूब से लोग इस चैनल को देख रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि गवर्नमेंट लॉ कॉलेज को ये नेतृत्व प्रदान आयुक्त महोदय ने किया है। तो मैं उनको साधुवाद देना चाहूंगा कि लॉ कॉलेज को ये अपॉर्चुनिटी मिली है। तो इस कॉलेज का भी बड़ा इतिहास रहा है। 1946 से LLB की क्लासेस शुरू हुई, 1977 से LLM PG चल रही है, और ज्यादा कहूं कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, 40% जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो इसी कॉलेज से हैं, हिस्सेदारी है राज्य में। और अभी वर्तमान में 20 से अधिक जिलों में ADJ और DJ बीकानेर के हैं। तो ये इस कॉलेज का गौरवान्वित रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं उस महाविद्यालय का प्राचार्य हूं, और जो मेरे गुरुजनों की कृपा से मैं इस पद पर हूं। मुझे इस बात की ज्यादा खुशी होगी कि अधिक से अधिक बच्चे जुड़े और अपना जो भी लेसन दे रहा है उनको आप लिखें, आप क्वेश्चन करें। संडे के दिन शायद जो भी क्वेश्चन करेगा उसका जवाब, संडे का सेशन होगा तो वो मल्लिका जी जो हमारी कोऑर्डिनेटर है और को कोऑर्डिनेटर हमारे मीनाक्षी जी है, वो आपके साथ बराबर जुड़े हुए हैं, इसलिए किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत तो नहीं है। दूसरी बात, जल्दी ही परीक्षा का टाइम टेबल आ जाएगा। जल्दी ही हम जो है अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी से जुड़ जाएंगे, और कल देव स्वरूप जी सोमवार को आपको बताएंगे इस संदर्भ में। और परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, ये अभी तक जो है कमेटी ने अपनी रिपोर्ट माननीय शिक्षा मंत्री को दी है, और वो शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ करके निर्णय करेंगे। फिर हायर एजुकेशन सेक्रेटरी का लेटर आएगा, तब हम बता पाएंगे कि परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, तभी विश्वविद्यालय बता पाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप जुड़े रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पेंडेमिक सिचुएशन का ध्यान रखिए। अभी तक कोरोना गया नहीं है, इसलिए सावधानी जरूरी है, और वैक्सीन लगाइए। अगर जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है तो वो लगवाए। बिना वैक्सीन आने वाले समय में आप ट्रेवल नहीं कर सकते, आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट नहीं जा सकते, ये समस्या आने वाली है। गवर्नमेंट इस पर विचार कर रही है, तो समय रहते आप वैक्सीन जरूर लगाए। धन्यवाद मल्लिका जी, धन्यवाद मीनाक्षी जी। थैंक यू सर, आपने बच्चों को बहुत बहुत मोटिवेट किया, इसके लिए थैंक यू। कौशिक सर की कोई नेट का इशू आ रहा है सर, वो अभी हमारे साथ ज्वाइन हो ही रहे हैं सर, नेट का इशू आ रहा है वहां पर।
नेक्स्ट मैम, आपको मैं इनवाइट कर रही हूँ कि आप बच्चों को कल के सेशन के बारे में बताएं कि कल हमारा सेशन होगा क्वेश्चन आंसर के बारे में। यस मैम, थैंक यू मैम। डियर स्टूडेंट्स, कल संडे के दिन हमने आप सभी के जितने भी क्वेश्चंस है जो आपके पिछले 4 दिनों में लेक्चर हो चुके हैं, 9 तारीख से हमारे लेक्चर स्टार्ट थे, आज हमारा 4th डे है जैसा कि मैम ने बताया। और जो भी आप लोग के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हमने यहाँ पर लिख लिए हैं एक जगह। इसके अलावा आज भी जो सेशंस होंगे उसमें भी आप क्वेश्चंस पूछे, ये सभी क्वेश्चंस का जो आंसर होगा वो हम लोग कल आपको 11:40 से लेकर हमारे क्लास स्टार्ट होगी, आप 11:40 क्लास ज्वाइन करें, 11:40 to 12:10 students. Hello, you are listening to my voice? सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। Good आपका morning, आवाज आ रही है ना? जी सर जी। Okay, okay. I continue the lecture. Okay. ओके सर, थैंक यू। हाँ, very good, है ना? वेलकम सर, वेलकम। हाँ, वेलकम डॉक्टर साहब, नमस्ते। नमस्ते नमस्कार। गुरुजी, नमस्ते। ओहो, you are wearing बहुत शानदार शर्ट पहन रखा है। Thank you. Good. आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? थैंक यू सर। हाँ, आ रही है सर। हाँ, ठीक है सर, है ना? हमारे पूर्व प्राचार्य मेघराज जी को नमन करते हुए, पूर्व प्राचार्य प्रेम जी को नमन करते हुए, आप सभी को जो है नमस्कार व ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। कल हमने संविधान संशोधन की शक्ति के विषय में कुछ वादों का उल्लेख किया, शंकरी प्रसाद व सज्जन सिंह के वाद का विशेष रूप से उल्लेख किया और उन पर विचार विमर्श किया। सज्जन सिंह के वाद में मुधोलकर जस्टिस ने एक बात कही, न्यायमूर्ति ने एक बात कही कि कोई भी संविधान हो, सभी संविधानों में कुछ मूलभूत लक्षण होते हैं जिनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मुधोलकर जस्टिस अनुच्छेद 13 खंड 2 में विधि शब्द में संविधान संशोधन को शामिल है या नहीं, उस पर विचार अभिव्यक्त करने में रिलक्टेंट थे, अनिच्छुक थे, और उन्होंने ये बात कह दी कि कुछ फंडामेंटल फीचर्स या मूलभूत लक्षण होते हैं हर संविधान में जिन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता। The next case was गोलकनाथ versus State of Punjab 1967। गुरुजी गोलकनाथ का वाद जो है एक महत्वपूर्ण वाद था 1967 सुप्रीम कोर्ट। इस वाद में संविधान के प्रथम, चौथे संशोधन एवं 17वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई और उसके साथ ही पंजाब के एक लैंड एक्ट को, पंजाब के एक भूमि अधिनियम को, 1953 का कोई अधिनियम था, एवं मैसूर के विधि सुधार अधिनियम को भी चुनौती दी। 11 न्यायाधीशों की एक पीठ ने इस मामले को सुना और 6 न्यायाधीशों के बहुमत ने कुछ बातें कही जो कि शंकरी प्रसाद व सज्जन सिंह द्वारा दिए गए निर्णयों के एकदम विरुद्ध थी, एकदम विपरीत थी। The majority held that the word law in Article 13 clause 2 includes an amendment of the Constitution। यह कि अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द में संविधान का संशोधन शामिल है, जबकि शंकरी प्रसाद व सज्जन सिंह में 13(2) में विधि शब्द में संविधान का संशोधन को शामिल नहीं माना गया था, परंतु उस स्थिति को परिवर्तित करते हुए कहा गया कि संविधान का संशोधन इसमें शामिल है। दूसरी बात कही गई कि जब भारत के लोगों ने यह संविधान अपने आप को दिया, हम भारत के लोग इस संविधान को आज अंगीकृत करते हैं, तो उन्होंने अपने लिए कुछ फंडामेंटल फ्रीडम्स को, मूलभूत स्वतंत्रताओं को आरक्षित रखा था। They reserved
some of the fundamental freedoms to themselves. उन्होंने अपने लिए कुछ मूलभूत स्वतंत्रताओं को आरक्षित रखा था और उनका यह इंटेंशन था कि मूलभूत अधिकार छीने नहीं जा सकते, मूलभूत अधिकार संशोधित नहीं किए जा सकते। इसलिए मूलभूत अधिकार बहुमत की राय में फंडामेंटल राइट्स आर आउट ऑफ द रीच ऑफ पार्लियामेंट। संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। मूल अधिकार असंशोधनीय है, दीज आर अनअमेंडेबल। And they pointed out, see the marginal note of Article 368, अनुच्छेद 368 का जो उपांत है, मार्जिनल नोट है, उसमें लिखा है प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज नॉट स्टेटेड द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। मार्जिनल नोट में अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 के उपांत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया शब्द लिखे गए हैं। संविधान संशोधन की सख्ती शब्दों का उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। And the majority pointed out that the power to amend the constitution is not a constituent power। ये कोई constituent power नहीं है। ये कैसी पावर है? ये this is the power, this is an ordinary legislative power। यह एक सामान्य विधायी शक्ति है, ordinary legislative power। It is an ordinary legislative power। यह एक सामान्य विधायी शक्ति है, यह एक सामान्य विधायी शक्ति है। और यह पावर सामान्य विधायी शक्ति हमने कल चर्चा की थी। सी द पावर आर्टिकल 245, 246, 248 एंड फर्स्ट 7th शेड्यूल की फर्स्ट सूची, द फर्स्ट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल and the 97th item कि हमें इस शक्ति को कहां ढूंढना होगा। ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर, इसलिए इसे कोई सुपीरियर पावर के रूप में नहीं कहा जा सकता। और यदि मूल अधिकारों को संशोधित किया जाना है तो विधि बनाकर, संसद को विधि बनाकर संविधान निर्मात्री सभा का निर्माण करना होगा और वही इन मूल अधिकारों को संशोधित कर सकेगी। द पार्लियामेंट हैज टू मेक और कॉन्स्टिट्यूट, द पार्लियामेंट हैज टू कॉन्स्टिट्यूट ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय मेकिंग लॉ एंड दैट अलोन शैल हैव द पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स को असंशोधनीय बता दिया गया और कह दिया गया कि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की शक्ति का कहीं उल्लेख नहीं है, केवल संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई। परंतु ढोलकनाथ के केस में प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, भविष्य लक्षी प्रभाव के सिद्धांत को अपनाया गया कि हमारा निर्णय भविष्य लक्षी प्रभाव, हमारे निर्णय को हम भविष्य लक्षी प्रभाव देते हैं। नो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट टू इट, टू द जजमेंट। हमारा जो निर्णय है भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होगा, भविष्य लक्षी प्रभाव से होगा। आगे से यह पोजीशन होगी। इसलिए किया क्योंकि संसद 1951 से यह समझते हुए कि उसे मूल अधिकारों को संशोधित करने की शक्ति प्राप्त है, अनेक संशोधन कर चुकी थी। यदि इसे भूतलक्षी प्रभाव दिया जाता तो अनेकों अधिनियम असंवैधानिक हो जाते। इसलिए मेजोरिटी ने, ढोलकनाथ में बहुमत ने
इसे भविष्यलक्षी प्रभाव प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का सिद्धांत लागू करते हुए भविष्यलक्षी प्रभाव दिया। दिस वाज द पोजीशन इन गोलकनाथ में ये सिद्धांत प्रतिपादित किया। गोलकनाथ के निर्णय के बाद में संसद ने 24वां संविधान संशोधन पारित किया। 24th अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड। 24th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा अनुच्छेद 13(2) आर्टिकल 13(2) व 368 का संबंध समाप्त किया गया। 24th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। द फॉलोइंग चेंजेस वर मेड इन आर्टिकल 368 as well as article 13. The first one was the marginal note was substituted for the words procedure to amend the constitution, and it was written power and procedure to amend the constitution. Power and procedure to amend the constitution. संविधान संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया पार्लियामेंट, power of the parliament to amend the constitution and the procedure thereof, उसकी प्रक्रिया। संसद की संविधान संशोधन की शक्ति व प्रक्रिया शब्द विस्थापित कर दिए गए मार्जिनल नोट। फर्स्ट चेंज। दूसरा परिवर्तन, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में किसी बात के होते हुए भी the parliament in exercise of its constituent power shall have the power to amend any of the provisions of the constitution, all of the provisions of the constitution by way of addition, variation or repeal। कि संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी भी प्रावधान को कुछ जोड़कर, परिवर्तित करके अथवा निश्चित करके इस अनुच्छेद में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार संशोधन कर सके। गुरुजी नमस्कार। गुरुजी एक मिनट। गुरुजी आपका फ्रंट कैमरा आपका खुला हुआ नहीं है, आपकी पिक्चर नहीं आ पा रही है। वो कैसे खुलता है? अब ये सारी बातें मैं आपको कैसे बताऊं? मैं बस जानता हूं। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, फ्रंट कैमरा पिक्चर नहीं आ रही है, नहीं बंद हो जाएगा। ठीक है। आज क्या लैपटॉप से जुड़ नहीं पाया मैं। ठीक है, बच्चों तक मैसेज पहुंच गया। ठीक है। हाँ, स्टार्ट माई वीडियो तो देखो, ये स्टार्ट माई वीडियो को भी मैंने कर दिया ऑन। हाँ हाँ, आवाज साफ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, हम सुन पा रहे हैं। आवाज आपकी साफ आ रही है। आज मेरे को, हाँ डॉक्टर साहब एक निवेदन है, आज मेरे को ये पूरा कर लेने दो। सर कोई दिक्कत नहीं है, सर कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑडियो में ही आप लेक्चर दीजिए सर, मैं स्लाइड शेयर कर दूंगी। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है सर आप। हाँ ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू। तो पहला परिवर्तन मार्जिनल नोट में किया गया, हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा परिवर्तन अनुच्छेद आर्टिकल 360, आर्टिकल 368 वाज नंबर्ड, नंबर लगा दिए गए। 368 क्लोज 1 में ये बात कह दी गई जो मैंने अभी आपको चर्चा की। संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी भी प्रावधान में कुछ जोड़कर, कुछ परिवर्तित करके या कुछ निश्चित करके इस अनुच्छेद में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार संशोधन कर सकेगी। ये जो है खंड 1 में लिख दिया गया, क्लोज 1 में लिख दिया गया। क्लोज 2 में प्रोसीजर बता दी गई जो हम डिस्कस कर चुके हैं, उसको रिपीट नहीं करूंगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया बता दी गई कि भाई एक सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन में और राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाएगा जो उसे अनुमति देगा। क्लोज 3, उधर क्या किया? आर्टिकल 13 1 clause 4 was added in article 13. Similarly, clause 3 was added in article 360. आर्टिकल 13 में अनुच्छेद 13 में खंड 4 जोड़ दिया गया और क्या लिख दिया गया? इस अनुच्छेद की कोई बात संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में
किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी, 13(4) में लिख दिया। और इधर दूसरी तरफ 368 क्लोज 3 में लिख दिया गया, nothing in Article 13 shall apply to an amendment made under this article। अनुच्छेद 368 खंड 3 में लिख दिया गया कि इस अनुच्छेद में किए गए किसी संशोधन पर अनुच्छेद 13 की कोई बात लागू नहीं होगी। तो हम क्या कह सकते हैं, 24th अमेंडमेंट एक्ट tried to 24th Amendment Act tried to wipe out the relation between the two articles 13(2) एवं 368 के बीच संबंध को समाप्त करने का प्रयास किया गया, संबंध को सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया गया। The relation came to an end। इन दोनों का संबंध समाप्त करें, क्योंकि बार बार ये प्रश्न उठता है कि 13(2) में विधि शब्द में, जैसा कि गोलकनाथ ने कह दिया कि संविधान का संशोधन शामिल है, इसलिए ऐसा परिवर्तन कर दिया। ये परिवर्तन 24th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किए गए। Now come to the case of Keswananda Bharati, that is also known as Fundamental Rights Case, AIR 1973। और बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए केस, इसलिए इसका पेज नंबर भी स्टूडेंट्स याद रखें, 1461, रिपोर्टेड इन AIR 1973, सुप्रीम कोर्ट, पेज 1461। उच्चतम न्यायालय का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय 13 न्यायाधीशों की बेंच के द्वारा सुना गया। इट वाज हर्ड बाय ए बेंच ऑफ 13 जजेस एंड द 13 जजेस आई थिंक फॉर द 2 months हर्ड ओनली दिस केस। केवल एक केस को ही वे जो है लंबे समय तक सुनते रहे। और ये भी राइटर्स लिखते हैं कि करीब एक ट्रक स्टेशन की जो है इस मामले में इतना महत्वपूर्ण बात था फंडामेंटल राइट्स केस। और आपको बताना चाहूंगा, पालखी वाला जो सीनियर कौंसल पालखी वाला आर्ग्यूड द केस, इस मामले में पालखी वाला ने जो है आर्ग्यूमेंट्स भी प्रस्तुत की। इन दिस केस various amendments made to the constitution, 24th amendment, 25th amendment, 29th amendment act were challenged। इस मामले में 24वें 25वें संविधान संशोधन को भी चुनौती। एंड द सुप्रीम कोर्ट laid down a principle of basic structure। मुधोलकर जस्टिस ने सज्जन सिंह के बाद में जो बीज बोए थे उसी पर कार्य करते हुए उस बात को आगे बढ़ाया और बेसिक स्ट्रक्चर या मूलभूत ढांचे से संबंधित सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। The Supreme Court pointed out that the Parliament has power to amend all or any of the provisions of this Constitution, but it cannot damage or destroy the basic structure of the Constitution। संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान या सभी प्रावधानों को संशोधित करने की शक्ति प्राप्त है, परंतु वह अपनी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार से नहीं कर सकती जिससे संविधान का मूलभूत ढांचा, आधारभूत ढांचा नष्ट हो जाए या प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो। तो संविधान संशोधन की शक्ति पर सीमा है। एंड that limitation is the basic features of the Constitution। संविधान के आधारभूत लक्षण बने रहे और संविधान में संशोधन किया जा सके। एक बीच का रास्ता निकाला, क्योंकि देखिए गोलकनाथ में जो स्थिति थी बड़ी ही गंभीर स्थिति हो गई थी कि the fundamental rights are unamendable, कि आज के बाद में मूल अधिकारों में कोई संशोधन नहीं हो सकेगा। It is said that it was a rigid arrangement, है ना, बहुत ही कठोर व्यवस्था थी जिसे स्वीकार करना मुश्किल था। तो इसमें मेजोरिटी देखिए 7 जजेस की थी, 13 तो एक तरफ नहीं थे। मेजोरिटी ऑफ 7 जजेस said that there are limitations on the power of Parliament to amend the Constitution। There are some implied limitations on the power of the Parliament to amend the Constitution।
संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पर कुछ अंतर्निहित सीमाएं हैं, और वे अंतर्निहित सीमाएं हैं द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये प्रश्न उठा कि बेसिक स्ट्रक्चर के आवश्यक लक्षण क्या है। सीकरी चीफ जस्टिस सेड, सीकरी मुख्य न्यायमूर्ति ने, एसएम सीकरी मुख्य न्यायमूर्ति ने ये गिनाए। द फर्स्ट वन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता। द सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप। The separation of power between executive, legislature and judiciary, कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण। और इसके अलावा the democracy, the federal character, democracy of the country, भारत देश की जो है लोकतंत्रात्मक स्वरूप। डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का लोकतंत्रात्मक स्वरूप। द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, द फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जो है फेडरल संघात्मक स्वरूप। द रिपब्लिकन कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का रिपब्लिकन कैरेक्टर, या इसको क्या कहेंगे, गणतंत्रात्मक स्वरूप। You may remember like SQ, SC, S3 and FDR. That is the federal character, democratic, republican character, and S3S shows the supremacy of the constitution, separation of power, and the secular character. ये features को सीकरी चीफ जस्टिस ने कहा कि these are the fundamental features of the constitution. ये आधारभूत ढांचे के मुख्य लक्षण। In the same vein, Sallet and Grover Justice, Sallet व ग्रोवर जस्टिस ने सीकरी चीफ जस्टिस द्वारा बताए गए इन लक्षणों को तो स्वीकार किया ही, और उसमें दो लक्षण और जोड़ दिए। दो लक्षण कौन कौन से? The first, the mandate to build welfare state under part 4 of the Constitution, संविधान के भाग 4 में जो वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य की स्थापना की परिकल्पना। एंड द सेकंड, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, भारत राज्य की एकता व अखंडता। तो देखिए सीकरी चीफ जस्टिस का हमने देख लिया, और उसके बाद हमने जो है सैलेट और ग्रोवर साहब का देख लिया। हेगड़े एंड मुखर्जी सिमिलरली, थोड़ा बहुत अंतर के साथ में, हेगड़े एंड मुखर्जी सेड यूनिटी ऑफ द नेशन, sovereignty of the India, and the democratic character, the republican character. Similarly, Jagmohan Reddy Justice said he pointed, Jagan Mohan Reddy Justice pointed, he found elements of basic feature in the preamble. उन्होंने कहा यदि preamble में सारी बातें बता दी गई बेसिक फीचर की, sovereign democratic republic, sovereign democratic republic, that is the democratic character of the polity. The fundamental principles contained in part 3rd and 4, the संविधान के भाग 3 व 4 में दिए गए मूलभूत सिद्धांत। तो आप क्या देखते हैं कि अलग अलग न्यायाधीशों ने अलग अलग बात कही, और ये फंडामेंटल फीचर्स के बारे में मैंने कुछ बताया। एक और खन्ना जस्टिस का और मैं उल्लेख करना चाहूंगा। खन्ना जस्टिस ने कहा लोकसभा व राज्यसभा को समाप्त नहीं किया जा सकता। There cannot be abolition of Lok Sabha or Rajya Sabha because it is the fundamental feature of the basic structure of the Constitution. संविधान के आधारभूत ढांचे का ये भी आवश्यक लक्षण है। The democratic character, डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप में बदला नहीं जा सकता। स्पष्ट रूप से कहा कि लोकतंत्र को अधिनायकवाद में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। और we cannot do away with the secular character of the constitution, संविधान के जो
धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को समाप्त नहीं किया जा सकता। इट वॉज द व्यू ऑफ खन्ना जस्टिस। और एक खन्ना जस्टिस मात्र थे, उन्होंने क्या कहा, भाई एक बात मैं श्योर कह सकता हूं, व्हाट इज दैट वाज द राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट ए फंडामेंटल फीचर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो श्योर है, और दूसरे फंडामेंटल राइट्स के बारे में नहीं कहता। संपत्ति का अधिकार संविधान के आधारभूत ढांचे का आवश्यक लक्षण नहीं। On the side of the majority, Ray Justice what said Ray, there is no difference between essential and non-essential features of the Constitution. जो अल्पमत में थे, जिनके नेता थे रे न्यायमूर्ति ने कहा कि संविधान के आवश्यक व अनावश्यक लक्षणों में कोई भेद नहीं है। ये जो भेद बहुमत कर रहा है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। There is no difference between essential and non-essential features of the Constitution. संविधान के जो है आवश्यक व अनावश्यक लक्षणों में कोई परिवर्तन, कोई अंतर नहीं होता। सभी कुछ आवश्यक लक्षण हो सकते हैं। He did not agree to the basic structure theory. और you will be astonished, आपको आश्चर्य होगा कि ये देखिए जजमेंट में जो है ये सारी बातें आ गई जो है सेपरेशन ऑफ पावर, सेकुलर करेक्टर आदि, ये हमारे संविधान के आधारभूत लक्षण। यह निर्णय 24 अप्रैल 1973 को, द जजमेंट वाज डिलीवर्ड ऑन 24 अप्रैल 1973 and on the same day Sikri Chief Justice retired. सीकरी न्यायमूर्ति जो हमारे मुख्य न्यायाधीश थे, उसी दिन रिटायर हुए। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसा कि आप जानते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। भारत के राष्ट्रपति ने मंत्रिपरिषद की मंत्रणा से रे को चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दिया। रे वाज अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस। सेलेक्ट ग्रोवर और हेगड़े सेलेक्ट ग्रोवर न्यायाधीश जो वरिष्ठ न्यायाधीश थे, उनकी वरिष्ठता को अतिलंघित करते हुए रे को चीफ जस्टिस बना दिया। और आप जो है ये भी पढ़ेंगे कि रे चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने एक दिन अचानक क्या किया कि कहा कि द जजमेंट ऑफ केशवानंद भारती शुड बी रिव्यूड। क्या भाई, केशवानंद भारती का जो जजमेंट है उस पर रिव्यू होना चाहिए, उस पर पुनर्विचार किया जाए। एंड ही कॉन्स्टिट्यूटेड ए बेंच ऑफ 9 जजेस बेंच। कोई पुस्तक में लिखा है, कभी आप पढ़िए कि उन्होंने क्या किया, 9 न्यायाधीशों की एक बेंच ही बना दी कि भाई उस पर पुनर्विचार करो, क्या होता है ये बेसिक स्ट्रक्चर। आप आश्चर्य करेंगे, देखिए एडवोकेट्स की पावर कितनी है, एडवोकेट्स क्या नहीं करवा सकते हैं। कि जैसे ही पालखी वाला को पता लगा कि ऐसी बेंच बन गई है, he came to the bench। वो एक दिन पूरे दिन उन्होंने आर्गुमेंट किया। एएन रे चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में जो कोई बेंच बनी 9 न्यायाधीशों की, तो उसके सामने पालखी वाला जो हमारे सीनियर काउंसिल, उन्होंने आर्गुमेंट्स किए, तर्क दिए पूरे एक दिन। और आप आश्चर्य करेंगे, द बेंच वाज डिसॉल्व्ड। उस बेंच को, उस पीठ को डिसॉल्व, द बेंच वाज डिसॉल्व्ड आफ्टर हियरिंग द आर्गुमेंट्स ऑफ पालखी वाला। पालखी वाला के आर्गुमेंट्स को सुन के जो एएन रे वाज फोर्स्ड टू डिसॉल्व द बेंच। वो बेंच डिसॉल्व हो गई। ओके, ये केस केशवानंद भारती का केस। नेक्स्ट कम टू अनदर केसेस। नाउ वी कम टू द अनदर केसेस एंड today I want to complete this topic. We have 20 minutes ample time. Okay. Now come to the next incidents. कि ये घटना हुई कि भाई एएन रे को जो है चीफ जस्टिस बना दिया गया। 1975 देयर वाज ए जजमेंट ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जो है जजमेंट दिया 1975 में
उसके सिन्हा जस्टिस delivered a judgment and he pointed out that Srimati Indira Gandhi adopted some corrupt practices, so the election of the Indira Gandhi is declared as void. कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने इलेक्शन के दौरान कोई भ्रष्ट आचरण अपनाया है, इसलिए उनका इलेक्शन जो है असंवैधानिक या शून्य घोषित किया जाता है। इट वाज द जजमेंट ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जजमेंट आया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में किसने चैलेंज किया था? राजनारायण चैलेंज द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी, और ये जजमेंट जैसे ही आया तो विपक्षी दलों ने ये सभी विपक्षी दलों ने कहा कि इंदिरा जी जो है अपना इस्तीफा दें, शी शुड रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ, शी शुड इमीडिएटली रिजाइन, वो तुरंत रेजिग्नेशन दें। एज ए रिजल्ट इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड इन द कंट्री। भारत देश में इमरजेंसी, इंटरनल इमरजेंसी लगा दी गई। आंतरिक शांति के आधार पर एक आपातकाल घोषित कर दिया गया। कौन सा आपात? 352 के अंतर्गत आपात घोषित कर दिया गया और संसद ने संविधान में संशोधन किया। 39th अमेंडमेंट एक्ट, संविधान में संशोधन किया 39th अमेंडमेंट। और 39th अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया भाई? 39th अमेंडमेंट एक्ट अन्य बातों के अलावा कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को किसी न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। किसी भी न्यायालय में इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। एंड दिस जजमेंट, this question arose before the Supreme Court in the Indira Nehru Gandhi case of 1975. Whether 39th Amendment Act was constitutional, 39th Amendment Act की संवैधानिकता को चुनौती दी गई श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण के मामले में, क्योंकि इंदिरा जी ने जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की और उसी मामले में 39th अमेंडमेंट एक्ट को चुनौती भी दी गई। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज वैलिड। उच्चतम न्यायालय ने मध्यम मार्ग निकालते हुए इंदिरा जी के इलेक्शन को संवैधानिक या वैध घोषित, परंतु क्या कहा? 39th अमेंडमेंट एक्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। परंतु जो संविधान संशोधन है 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मैथ्यू जस्टिस, पर्टिकुलरली मैथ्यू जस्टिस पॉइंटेड आउट, मैथ्यू न्यायमूर्ति ने कहा कि इस संशोधन के द्वारा न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को समाप्त कर दिया गया है, जो कि संविधान के आधारभूत ढांचे का आवश्यक लक्षण। द डेमोक्रेसी इज ए बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज ए बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लोकतंत्र संविधान के आधारभूत ढांचे का मूलभूत लक्षण है, आवश्यक लक्षण। दिस अमेंडमेंट अफेक्ट्स द डेमोक्रेसी एंड द जुडिशियल पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। न्यायालयों की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को समाप्त करता है, इसलिए यह संशोधन असंवैधानिक है। रे जस्टिस ने कहा कि ये देखिए ये कोई असंवैधानिक। रे जस्टिस ने कहा फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज नॉट ए बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रे चीफ जस्टिस, रे उस समय चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा कि स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव संविधान के आधारभूत ढांचे का आवश्यक लक्षण नहीं है और इलेक्शन विवादों में न्यायालय की जुडिशियल रिव्यू की पावर को समाप्त किया जा सकता है।
in election disputes, the power of judicial review of the courts could be withdrawn. तो इस तरह से रे चीफ जस्टिस का एक मत था और मैथ्यू जस्टिस बेग आदि का एक मत था, और अल्टीमेटली चंद्रचूड़ जस्टिस pointed out these some of the following features of the basic structure. उन्होंने कहा the rule of law, that is the rule of, it is not the rule of man, it is the rule of law. कानून का शासन जो है हमारे मूलभूत ढांचे का एक आवश्यक है. Sovereign democratic character of the constitution, equality of status and opportunity. The secular character of the constitution, संविधान का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप तथा देश की संप्रभुता, sovereign संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, विधि का शासन, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, प्रास्थिति व अवसर की समता, ये हमारे संविधान के मूलभूत ढांचे के आवश्यक लक्षण है. इन द ओपिनियन ऑफ सर नमस्कार. सर कौशिक सर नमस्कार. सर सॉरी टाइमिंग हो रहा है सर, प्लीज आप आज के लिए थैंक यू सर. कितने मिनट का है वो टाइम? सर आपका सर ओवर हो गया सर, 8-10 मिनट ओवर हो गया. सैनी सर वेट कर रहे हैं सर, और आयुक्त कर रहे हैं. या तो ऐसा है, देखिए अगर इसको पूरा करवाना है तो उनको मना कर दे, मैं 12:05 तक इसको पूरा कर दूंगा, 10 मिनट में कर दी. जी जी आप बोले जैसा नहीं, मेरे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं सर. अच्छा ठीक है, ओके. सर वेट कर रहे हैं सर. 40 का समय था सर, 8 मिनट ऊपर हो गए सर. हाँ सर, हम आपका लेक्चर कंटिन्यू रखेंगे सर. कौशिक सर आपका नेक्स्ट वीक हम आपका शेड्यूल करेंगे सर. आपको बच्चे बहुत सुनना चाहते हैं. इट इज नॉट श्योर, ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं नेक्स्ट वीक में आपको अवेलेबल हूँ. आई कैन नॉट से, बट ये जरूर है कि अगर आप अभी कंटिन्यू करवाएं तो मैं कर सकता हूँ. आप बोलिए जैसा चाहें, बोले सर. 5 मिनट और सर, आप प्लीज 5 मिनट में अपना कंक्लूड करें सर. 5 मिनट में तो मैं उधर ही ज्वाइन कर रहा हूँ, उधर खुल गया है. 2 मिनट में उधर ज्वाइन कर रहा हूँ, है ना? 2 ही मिनट है ना? 5 हाँ जी 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 सर. Can I start, man? एक बस अभी जस्ट डॉक्टर साहब 53-58 सर प्लीज. हाँ कौशिक सर को सर कंक्लूड करने दीजिए प्लीज. हाँ कंक्लूड कर देता हूँ मैं. हाँ जी जी सर. हाँ कौशिक सर को सर जस्ट
हेलो, आवाज आ रही है क्या? हेलो, यू आर लिसनिंग टू द वॉइस? हाँ जी सर, जी सर। हाँ लीजिए, लो अभी समाप्त कर देता हूँ। तो देखिए, हम इंदिरा नेहरू गांधी केस का जो है चर्चा कर रहे थे। इस मामले में संविधान के 39th अमेंडमेंट एक्ट को असंवैधानिक घोषित किया और कुछ फंडामेंटल फीचर्स को हम कहते हैं केशवानंद भारती के केस को लागू किया, और इसके बाद में 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो पारित किया गया और उसको चुनौती जो है मिनर्वा मिल्स के केस में की गई। अब द नेक्स्ट टाइम जब भी अपॉर्चुनिटी होगी, आई विल टेल यू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट एंड द सब्सिक्वेंट इवेंट्स and the latest update up to the 2015 and 16 quoting the NJSC case we will also discuss. Okay, thank you so much the coordinator and the principal साहब and the सैनी साहब को जो है आज मेरे कारण से कुछ असुविधा हुई, उनके छात्र जो है उनका वेट कर रहे थे, सॉरी फॉर दिस। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में बताया सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। आज के ज्ञानदूत कार्यक्रम के 4th डे में 2nd सेशन में डॉक्टर एस.के. सैनी सर को इनवाइट करती हूँ। सर आज हमें रिट एंड PIL के बारे में बताएंगे। प्लीज सर कंटिन्यू। थैंक यू मैम। थैंक्स अगेन टू एंटायर टीम ऑफ PGGLC बीकानेर as well, Honorable Commissioner sir. The time is already over, so I want to come on directly to the point. As the topic given to be to me, today we are going to discuss on the writs under Indian Constitution and public interest litigations. In the limited time, I will try my best to explain in short. So we are going to start just writs. Under Indian Constitution, there are two types of provisions regarding writs. Under Article 226 of Indian Constitution and Article 32 of Indian Constitution. So there are a constitutional remedial part under Article 32 to 35 in our Constitution. जब अदर रेमेडीज के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को एक तो जब त्वरित न्याय की आवश्यकता होती है और सिंपल रिट्स के अलावा अगर हमें कुछ स्पेसिफाइड रेमेडीज की आवश्यकता होती है, तो आर्टिकल 32 से 35 के बीच में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रकार के प्रोविजंस दिए गए हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मैं यहाँ ये उल्लेख करना उचित समझूंगा कि आर्टिकल 226 में अदर रिट्स के अलावा कुछ स्पेसिफाइड जो 5 टाइप्स ऑफ रिट्स की हम चर्चा कर रहे हैं, वो 226 के अंतर्गत अपने ही स्टेट में आप अपने ही हाई कोर्ट में जाकर के पिटीशन दायर करके और उपचार प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर कोई सीधे उच्चतम न्यायालय में जाना चाहे तो उच्चतम न्यायालय में भी इन रिट्स को लेकर के जा सकते हैं। बट अगर किसी स्टेट से कोई व्यक्ति डायरेक्टली अपेक्स कोर्ट को अप्रोच करता है इन 5 टाइप्स के रिट्स में, तो उसे ये कारण जरूर बताना होगा कि वो अपने हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार की रिट से सुनवाई से इनकार नहीं करेगा। तो ये एक तरह से फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो प्रोवाइड करवाए गए हैं। जो पहले तो मैं Am I audible? Am I audible? Yes, sir, you are audible. Yes. Someone mutes me. So 5 types of writs are there under Indian Constitution. सबसे पहले तो मैं आपको उनके नामों के बारे में चर्चा करना उचित समझूंगा कि 5 टाइप की जो रिट्स है वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले जो रिट है वो तो है हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी हम देखेंगे मेंडामस यानी परमादेश। तीसरी हम देखेंगे सर्सियारी यानी उत्प्रेषण रिट। और चौथी हम देखेंगे क्वो वारंटो यानी अधिकार प्रच्छा। और 5वीं प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध। ये 5 प्रकार की अतिरिक्त रिट्स के बारे में प्रोविजन दिया गया है।
इन पांचों रिट्स के बारे में हम देखेंगे, बट रिट्स तक पहुंचने से पहले एक जनरल क्वेश्चन जो है वो आपके माइंड में रेज किया होगा कि आप 226 में भी जा रहे हो और आप 32 में भी जा रहे हो, तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन 226 और 32 इन सच टाइप ऑफ रिट्स। तो ये एक क्वेश्चन एक सामान्य स्टूडेंट के दिमाग में आता होगा कि हम 226 में भी जा रहे हैं और 32 में भी जा रहे हैं। यहाँ मैं ये उल्लेख करना उचित समझूंगा कि बहुत सारे मामलों में, रिट्स के मामले में हाई कोर्ट्स को कुछ अतिरिक्त शक्तियां दी गई होती है, तो उनके बारे में हम चर्चा करें। आप इसको एक हमारे स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन के रूप में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इसे देख सकते हैं कि आर्टिकल 226 और 32 में क्या बेसिक डिफरेंस है, और इन रिट्स को हम जब हाई कोर्ट में लेके जाते हैं तो उसका क्या असर या प्रभाव रहता है, और 32 में जब हम सीधे ही अपेक्स कोर्ट में लेके जाते हैं तो क्या असर रहता है। तो देखिए, सिंपल सी बात है, इसमें जो डिफरेंस है वो अगर हम 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं सीधे, तो उसका जो प्रभाव है वो संपूर्ण भारतवर्ष में होगा, है ना, कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं तो उसके द्वारा जो वर्डिक्शन आएगा उसका जो प्रभाव है वो संपूर्ण भारतवर्ष में होगा। जबकि अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट में जा रहे हैं, आप उड़ीसा हाई कोर्ट में जा रहे हैं या बिहार हाई कोर्ट में जा रहे हैं, तो उसका प्रभाव कंसर्न स्टेट तक ही रहेगा। तो एक डिफरेंस तो इसमें ये रह गया। सामान्यतया आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फंडामेंटल के राइट्स के वायलेशन पर ही रिट लेकर के जाते हैं, जबकि हाई कोर्ट को इसमें एक्स्ट्रा पावर्स भी दिए गए हैं कि यदि अगर इनके अतिरिक्त भी, फंडामेंटल राइट्स के अतिरिक्त भी कोई इस प्रकार का मामला हाई कोर्ट के सम्मुख लाया गया है जो कॉन्स्टिट्यूशनली किसी व्यक्ति के हितों को प्रभावित कर रहा है, तो हाई कोर्ट उसको 226 के अंतर्गत सुनवाई कर सकता है। तीसरा जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है सुप्रीम कोर्ट की सॉवरेनिटी का है कि अभी हम वेरियस टाइप्स ऑफ रिट्स के अंतर्गत देखेंगे कि प्रतिषेध और उत्प्रेषण दो प्रकार की रिट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रतिषेध और उत्प्रेषण दो प्रकार की रिट्स सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट के अगेंस्ट जारी कर सकता है, बट हाई कोर्ट को ऐसी शक्तियां नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट यानी अपर कोर्ट के अगेंस्ट इस प्रकार की के पावर्स का इस्तेमाल कर सके। तो एक डिफरेंस ये हो गया। नेक्स्ट डिफरेंस इसमें यह है कि जनरली, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के जो पावर्स है इसमें वो 32 के अंतर्गत अगर कोई इन 5 रिट्स को लेकर के जाता है तो सुप्रीम कोर्ट इनकार नहीं करता है, उसको एडमिट करता है और हियरिंग करता है। बट हाई कोर्ट इनकार कर सकता है अगर कोई रीजनेबल मैटर सामने नहीं आता है कि प्राइमा फेसी जो इस प्रकार का मैटर नहीं आ रहा है इन रिट से संबंधित, तो हाई कोर्ट मना कर सकता है। दूसरा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर हाई कोर्ट इनकार कर देता है तो आप 32 में सुप्रीम कोर्ट में सीधे ही जा सकते हो। वेंकटरामन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में 1951 में इस प्रकार का इंटरप्रेशन क्लियर हो चुका था, जिसके अंतर्गत वहां की न्यायिक सेवाओं में जो चयन था उसकी प्रक्रिया को लेकर के इस मैटर को चैलेंज किया गया था और सीधे 32 में जो है वो इसको चैलेंज किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस, हम इसको सुनेंगे और इसमें सुनवाई हुई थी। तो ये जो है वो बेसिक डिफरेंस है जो दोनों ही आर्टिकल्स के अंतर्गत, वेदर आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32, दोनों ही में ये जो 5 प्रकार की रिट्स दी गई है ये फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी है। इसके इम्पोर्टेंस को का अंदाजा हम यूं लगा सकते हैं कि संविधान निर्मात्री सभा के जो हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उन्होंने इन रिट्स को कोट किया है हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में, कि ये भारतीय संविधान का एक हार्ट है, हृदय के रूप में है। देखिए, यहाँ मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आर्टिकल 32 और 226 नहीं होते तो आपके फंडामेंटल राइट्स का क्या होता। चाहे एक पेपर डॉक्यूमेंट के रूप में अपने जेब में या बस्ते में लिए डोलते रहते, सुप्रीम कोर्ट तो आपको सुनती नहीं क्योंकि आपको रेमेडियल पावर्स ही नहीं होते। तो ये जो 32 और 226 के अंतर्गत जो फंडामेंटल राइट के रूप में आपको रेमेडियल पावर्स दिए गए हैं, मेरे बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो आपको इस प्रकार के मिलेंगे जिसमें इन चीज़ों को मैंने क्लियर किया अलग से। तो ये अगर 32 और 226 नहीं होती तो आपके बाकी के फंडामेंटल राइट्स को आप यूं एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते जैसे आज करवा रहे हो। कि अगर आपने RS का इंटरव्यू दिया है, IAS का इंटरव्यू दिया है और आप
से 1 पॉइंट ज्यादा नंबर वाले का सिलेक्शन हो गया और आपका नहीं हुआ, तो आप सीधे जो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा करके उसे ऑपरेट करवा सकते हैं, लागू कर सकते हैं, जो प्राप्त कर सकते हैं। तो जहां भी वॉयलेशन होता है, और इसके अतिरिक्त इन 5 रिट्स का भी उल्लेख किया गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक रिट्स को कि नेटवर्क इशू आ रहा है सर, नेटवर्क वीडियो फ्यूज हो गए हैं। नेट का इशू आ रहा है सर, इसलिए सर आ रहे हैं वापस हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो सर तुझे कोणी सर हट गया। सर हट गया वीडियो ऑफ है। फ्रेंड्स, थोड़ा नेटवर्क इशू है, अभी थोड़ी देर में ही सर हमसे वापस जुड़ने वाले हैं। शायद सर के नेटवर्क इशू आ रहा है, तो अभी हम वापस कॉल कर रहे हैं सर को। आप कंटिन्यू जुड़े रहें।
सॉरी मैम, एम आई ऑडिबल मैम? जी सर। सॉरी, नेटवर्क इशू था। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप कंटिन्यू सर, सॉरी। थैंक यू। तो हम चर्चा कर रहे थे परमादेश की। परमादेश रीट जो है वो क्या है, तो मैंने आपको बताया कि हम आदेश देते हैं। ये रीट जब लाई जाती है जब कोई लोक प्राधिकारी अपने कर्तव्यों की अवहेलना करता है और वो ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ परमादेश लेकर के यानी मैंडामस लेकर के और हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तब कोर्ट उसको आदेश देती है कि यू हैव टू डू सो, आपको ऐसा करना पड़ेगा, यानी हम आदेश देते हैं। दूसरी जो रिट है वो है सरसरारी यानी प्रतिषेध। इसमें क्या होता है कि कोई भी उच्चतर न्यायालय जो है, ये जैसा कि मैंने बताया कि 2 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को जारी कर सकती है और हाई कोर्ट जो अपने अन्य अधीनस्थ न्यायालयों को जारी कर सकती है। तो जब भी किसी न्यायालय के द्वारा अपने अधिकारों से बाहर जाकर के कोई कार्य किया जाता है या उसकी कार्य प्रणाली पे या उसके जुरिस्डिक्शन पे अन्य मामलों में किसी प्रकार की शिकायत उच्चतम न्यायालय को या अपर कोर्ट को प्राप्त होती है, तो वो उसको क्या करते हैं, प्रतिषिद्ध करते हैं कि आप ऐसा ना करें। तो अगर ऐसा किया जा रहा है तो कोई भी जो है वो इस प्रकार की रिट लेकर के जा सकता है उच्चतम न्यायालय में, अपर कोर्ट में, कि इसको ऐसा करने से रोका जा सके और तब कोर्ट जो वो इसको देखेगी। एक है अधिकार प्रच्छा यानी वो वारंटो में क्या होता है कि जो व्यक्ति जिस प्रकार का कार्य करने के लिए एंटाइटल ही नहीं है और वो ऐसा कार्य कर रहा है, तो उससे पूछा जाता है कि आप किस अधिकार के तहत ऐसा कर रहे हैं। एक तहसीलदार अगर कलेक्टर का कार्य कर रहा है या एक हेड कांस्टेबल अगर एसपी का कार्य कर रहा है, तो उससे पूछा जा सकता है कि व्हाई यू डूइंग सो, क्यों कर रहे हो आप ऐसा, क्या आपके पास ऐसे राइट्स हैं क्या। तो अगर फिर भी वो नहीं मान रहा है तो उसको जो है वो क्वो वारंटो रिट के माध्यम से ये बात पूछी जा सकती है। और इसके अतिरिक्त एक है हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। बहुत महत्वपूर्ण रिट है और आजकल इसको काफी काम में लिया जा रहा है। विशेष करके महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए एक बहुत बड़ा हथियार ये जो वो बंदी प्रत्यक्षीकरण बना हुआ है। बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा हथियार ये बना हुआ है कि अगर बिना किसी कारण के, कल जैसे हम देख रहे थे कि विदाउट ड्यू प्रोसेस आप नहीं कर सकते, तो विदाउट ड्यू प्रोसेस जो आप किसी भी व्यक्ति को इस तरह से बंदी बना लेते हो, कहीं भी किसी कमरे में भी, कोई जरूरी नहीं है कि जेल में बंदी बनाए हो, किसी टेंट में, जेल में, किसी जहाज में, शिप में, कहीं भी आप उसको बंदी बना करके रख रहे हो, तो उसमें जो है वो सीधे आप बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका 226 में हाई कोर्ट में और 32 में सुप्रीम कोर्ट में सीधे लेकर के जा सकते हो और तब कोर्ट ये आदेश देगी कि बंदी को हमारे समक्ष प्रत्यक्ष करो। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी जिस व्यक्ति के बारे में ये कहा गया है कि उसको बंदी बनाया गया, उसको कोर्ट के सम्मुख प्रस्तुत करो, फिर कोर्ट जानेगी कि क्यों भैया आपको बंदी बनाया गया था। तो अगर इलीगली डिटेन किया गया है तो कोर्ट कैन ऑर्डर कि आप जो है वो इसको तुरंत वहां से मुक्त करें। तो इस प्रकार से जो है वो हैबियस कॉर्पस, मेंडामस, सरसियारी, क्वो वारंटो, प्रतिषेध, ये जो है वो रिट्स जारी की जा सकती है सीधे आर्टिकल 226 और 32 के अंतर्गत। एक रेपक के केस के बारे में मैं आपको बता दूं कि एक रेपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस जो है वो लाया गया था और इसमें लोअर कोर्ट के जजमेंट को जो चैलेंज किया गया था, इसमें कहा कि इलीगली जो वो इस प्रकार का जजमेंट पारित किया गया है, तो ऐसे मामलों में कोर्ट ने कहा कि ये उत्प्रेषण रिट लाई गई है तो मामला हमें उत्प्रेषित कर दीजिए, हम देखेंगे कि आप ठीक प्रकार से काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या ये कतई आवश्यक नहीं है कि वो कोर्ट गलत काम कर रही है या नहीं कर रही है, बट जस्ट ये क्या है, एक प्रकार से रिव्यू किया जाता है, समीक्षा की जाती है कि जो कंप्लेंट प्राप्त हुई है वो उसके अंतर्गत वो प्राधिकारी ठीक से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ठीक से कार्य को मंगवा के देखेंगे, अगर वो ठीक से कार्य कर रहा है तो वापस फाइल उसी को भेज देंगे और उसको रेगुलर ट्रायल के लिए जहां से प्रक्रिया चल रही थी वहीं से वापस प्रारंभ करने के लिए आदेशित किया जा सकता है। इसी प्रकार से गुजरात स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का भी एक मामला आया था जिसमें कोर्ट के द्वारा आदेश दिए जाने, कोर्ट के द्वारा जो कार्यवाही की जा रही थी
वो आउट ऑफ जो लॉ जा करके की जा रही थी। तो इस मामले में भी प्रेसिडेंट रिट लाई गई थी और कोर्ट ने कहा कि मामला हमें भेज दीजिए, हम देख लेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये 5 प्रकार की रिट्स जो है वो आर्टिकल 226 और 32 के अंतर्गत लाई जा सकती है। एक इसमें जो ये जो 5 प्रकार की रिट्स है, ये जो रूटीन की रिट्स है 226 और 32 उसके अतिरिक्त है। ये इसका मतलब क्या है, ये जो 5 प्रकार की रिट्स है ये क्या है, ये स्पेसिफाइड रिट्स है, अपने आप में विशेषता लिए हुए ये रिट्स होती है कि अगर आपको प्रतिषेध करना है या उत्प्रेषण करना तो, या परमादेश दिलवाना है, या आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण लानी है, तो उसी प्रकार की स्पेसिफाइड रिट जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लाई जाती है और उसी के अंतर्गत संबंधित हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो वो एक्शन लिया जाता है। तो देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि सामान्य प्रकार के रिट्स के अलावा कुछ स्पेसिफाइड रिट्स के बारे में भी आर्टिकल 32 से 35 के बीच में इस प्रकार के प्रोविजंस जो वो दिए गए हैं और जिसके अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को रेमेडी मिल सकती है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो प्रभावित है इस प्रकार से ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है और आगे चल करके जो है वो रेमेडी प्राप्त कर सकता है। तो ये मैंने संक्षेप में प्रयास किया रिट्स के बारे में। अगर कोऑर्डिनेटर मैम अलाउ करे तो मैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में और बता दूं थोड़ा। जी सर, कंटिन्यू। गुड, थैंक यू। नाउ वी आर कमिंग ऑन अनदर टॉपिक। बेसिकली ये रिलेटेड तो रिट से ही है, लेकिन थोड़ा सा हट करके और 90s के दौर का एक कंसेप्ट, नया कंसेप्ट जो है वो भारतवर्ष में आया था, इसके बारे में हम कोशिश करेंगे, मैडम जितना समय हमें देगी उसमें डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। पब्लिक इंटरेस्ट लॉयरिंग एक पेपर जो है वो विभिन्न यूनिवर्सिटीज में LLB फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या LLM में चल रहा है। ये कोई बहुत अधिक पुराना कंसेप्ट नहीं है। 90s के दौर में ये भारत में जब जुडिशियल एक्टिविज्म यानी न्यायिक सक्रियता का दौर आया, उस समय ये नई बात जो वो भारतीय संवैधानिक मामलों के अंतर्गत देखने को प्राप्त हुई। इससे पहले 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जनहित याचिका जैसा कोई शब्द अंतर्वलित नहीं किया गया था हमारे, क्योंकि उस समय हमें इस प्रकार के किसी प्रकार की लिटिगेशंस की आवश्यकता ही नहीं थी। जो इंग्लिश सिस्टम था, उस इंग्लिश सिस्टम के अंतर्गत भी इस प्रकार की कोई बातें नहीं थी। इस चीज की शुरुआत जब हुई, जब 90s के दौर में आते आते कोर्ट्स को ये लगने लगा, यानी हम यूं कह सकते हैं कि कोर्ट्स जो वो हाँफने लग गई थी, जो नंबर ऑफ लिटिगेशन से वो इतने अधिक हो गए थे। दूसरा, जो लिटिगेंट्स थे उनको त्वरित न्याय की आवश्यकता थी। आप लोग फिल्मों में आज भी देखते हो, जोली LLB में और दामिनी में और दूसरी फिल्मों में कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, या फिर आगे जोड़ दो आप अपील पे अपील, अपील पे अपील। तो जो पीड़ित व्यक्ति है वो तो कोर्ट में इसी प्रकार से चक्कर खाता रहेगा कि जो मामला जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ लगा था वो सुप्रीम कोर्ट जाते जाते पोते पड़पोतों तक मामला पहुंच जाता है और आपको कोई निर्णय तो मिला नहीं, संतुष्टि तो कुछ हुई नहीं। तो किस प्रकार से हम जो है वो इन चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं? हमारे जुडिशियल सिस्टम के सामने ये बात आ गई थी कि लोगों का न्यायपालिका से कहीं विश्वास नहीं उठ जाए, क्योंकि जो लोग न्याय प्राप्त करने के लिए न्यायाधीश को देवता के समान हमारे यहाँ माना गया है, विक्रमादित्य जैसे न्यायाधीश हमारे यहाँ हुए हैं, तो एक उस अवधारणा को लेकर के भारत में जुडिशियल सिस्टम को जो है वो संविधान के दायरे के अंतर्गत रहते हुए चैनल ऑफ कोर्ट्स की स्थापना करते हुए स्थापित किया गया था। बावजूद इसके 1985-86 में जब एनालाइज किया गया तो 1985-86 में देखिए कि जब इतने झगड़े नहीं होते थे, इतने विवाद नहीं होते थे, तब देश के विभिन्न न्यायालयों में 2.5 करोड़ से ज्यादा मुकदमे लंबित थे। तो इसे कहा जाता है जस्टिस डिलेड मीन्स जस्टिस डिनाइड, यानी न्याय समय पर नहीं दिया जाना न्याय न दिए जाने के समान होता है। तो इससे किस प्रकार से मुक्ति पाई जाए? इसके लिए भारतीय न्यायपालिका के स्वर्णिम आसमान में 4 सितारे उदित हुए, जिनका नाम मैं यहाँ कोट करना चाहूंगा। जस्टिस PN भगवती, जस्टिस RS पाठक और जस्टिस कृष्णा अय्यर, और इनके साथ में थे प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी। इन्होंने इंडियन जुडिशियल सिस्टम की तरफ जो है वो ध्यान दिया
और देखा कि अगर लोगों का ध्यान न्यायपालिका से हट गया तो या तो क्रांति हो जाएगी, क्योंकि भाई अगर किसी के साथ क्राइम हुआ है और वो कोर्ट में गया है न्याय प्राप्त करने के लिए, जब उसको न्याय प्राप्त नहीं होता है तो वो सोचेगा मैं खुद ही लटकी देके इसका काम कर देता। होता जो देखा जाता, जब उसको ही सजा नहीं होती तो मुझे कैसे होगी। सिविल मामले हो, क्रिमिनल मामले हो, दूसरे प्रकार के मैटर्स हो, जब कोई व्यक्ति कोर्ट में जाता है तो वो चाहता है कि समय पर उसको जस्टिस मिले। ये जस्टिस दिलवाने के लिए इन चारों लोगों ने प्रयास करना प्रारंभ किया और उन्होंने दूसरे देशों के जुडिशियल सिस्टम को देखना प्रारंभ किया। तो कहीं ये देखने को मिला, स्पष्ट रूप से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जैसी चीज तो नहीं मिली, लेकिन ऐसे मामलों में जहां कि कोई दूसरा व्यक्ति भी दूसरे लोगों की तरफ से कोर्ट में जा सकता है क्या, इस प्रकार के मामले यूनाइटेड स्टेट्स के जुडिशियल सिस्टम में उन्हें कहीं पाया गया और उसको उन्होंने स्टडी किया। उसके बाद उन्होंने उसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लागू करने का प्रयास किया। इसके लिए इन चारों ऑनरेबल पर्सन्स ने, जस्टिस कृष्णा अय्यर, जस्टिस आर.एस. पाठक और जस्टिस पी.एन. भगवती, प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी, इन्होंने बहुत सारे सेमिनार्स जो वो वेरियस जजेस के साथ किए, कोविलेंट्स किए, बहुत सारी सभाएं की और देखा गया कि किस प्रकार से इंडियन जुडिशियल सिस्टम को त्वरित बनाया जा सकता है। इनके बारे में ये कहा जाता है कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम को पावर्स तो बहुत दी गई है, लेकिन वो अपनी शक्तियां भूल गए थे। इसलिए जिस प्रकार से हनुमान जी को शक्तियां याद दिलाई गई, वैसे इंडियन जुडिशियल सिस्टम को शक्ति याद दिलाने की आवश्यकता थी। तो ये कार्य करने का प्रयास इन चारों लोगों ने, इनके साथ मिलकर इनकी टीम ने किया कि किस प्रकार से जो है वो न्यायपालिका बहुत त्वरित गति से जस्टिस डिलीवरिंग का कार्य कर सकती है। तो इसके लिए जो चीजें सामने आई वो ये आई कि एक तो उस दौर में, 90s के दौर में भारत में अशिक्षा का होना। 90 के दौर में अगर हम देखेंगे कि उस दौर के जो लोग आज अगर हैं तो देखेंगे कि मैक्सिमम लोग जो है वो अशिक्षित है, पढ़े लिखे नहीं है, जिनको कानून के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, संविधान के बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी और कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते थे। चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, सोशली डाउन टोडन हो, स्लम्स में रहने वाले लोग हो, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हो, या रिक्शा पुलर हो, ठेला ओनर हो, है ना, वृद्ध व्यक्ति हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हो, आदिवासी हो, जिनके बारे में कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन वो शोषित दर शोषित होते हुए जा रहे थे। उन लोगों को शोषण से निकालना एक बहुत महत्वपूर्ण टास्क जो वो पढ़े लिखे लोगों के लिए था। और अगर वो प्रयास भी करते तो किसी भी स्वरूप में जो है वो उनको अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि हमारे यहाँ लॉकस स्टडी जैसी बात जो है वो सामने आती थी। सिविल प्रोसीजर कोड इस चीज को रोकती थी कि कोई व्यक्ति जो पर्सन एग्रीव्ड है वही कोर्ट में जा सकता है, दूसरा व्यक्ति उसके बिहाफ पर अगर कोर्ट में जाता था तो कोर्ट पूछती थी हु आर यू। तो इस तरह से जो मैटर वही लंबित रह जाता था। तो इसके लिए ये प्रयास किए गए कि कोर्ट्स को, विशेष करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, इस प्रकार का कार्य करना चाहिए अपनी सीमाओं में रहते हुए कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी कोर्ट में आता है दूसरे की तरफ से तो उसको अलाउ कर दिया जाना चाहिए कि वो उनके पक्ष को तो सुने, बशर्ते कि वो मामला वाइड पब्लिक इंटरेस्ट का हो, प्राइवेट नहीं हो। तो अगर वाइड पब्लिक इंटरेस्ट का कोई मैटर होगा तो ऐसी स्थिति में कोर्ट उसको सुने, और यहां से इसकी शुरुआत होती है। भारत में न्यायिक सक्रियता के ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलेंगे। इसके अंतर्गत हम वेरियस केस लॉज के माध्यम से चर्चा करेंगे कि देखिए, जो जहां हजारों लाखों लोगों का मामला और उसकी तरफ से कोई एक व्यक्ति कोर्ट में जाता है तो इससे कोर्ट को भी फायदा और उन सभी व्यक्तियों को भी फायदा है, न्यायालय का समय बचता है, लोगों का पैसे और समय दोनों बचते हैं। तो इसलिए इस प्रकार का कार्य क्यों नहीं किया जाएगा। तो जहां कोई इस प्रकार के गरीब है, साहिब, बेसहारा, वृद्ध, या जो चीजें मैंने आपको बताई उनमें से कोई भी व्यक्ति है जो समूह में कोर्ट में जाना चाहते हैं, उनके हितों का जो है वो हित प्रभावित हो रहे हैं या फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो उन वायलेशन को रोकने के लिए एक व्यक्ति उनकी तरफ से कोर्ट में जा रहा है और कोर्ट उनको सुन रहा है, तो जो वर्डिक्शन आएगा कोर्ट का उन सभी लोगों के लिए एक साथ आएगा और हजारों लाखों लोगों को तो उसका फायदा मिल जाएगा। तो अलग अलग पिटीशन से और कोर्ट का समय और जो वो कार्य प्रणाली प्रभावित उससे नहीं होगी।
तो ऐसी स्थिति में इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि स्टार्टिंग में एक छोटे से उदाहरण के केस लॉज के माध्यम से इसका उदाहरण दूंगा, जिस केस को हम कहते हैं कि ये प्रारंभिक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस में थी। एक केस की मैं यहाँ चर्चा करना चाहूंगा, वो है ए वर्दीचंद का मामला, है ना। रतलाम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस ए वर्दीचंद 1983 के दौर में गर्मी की छुट्टियों में अपने घर रतलाम शहर में गए हुए थे। वहाँ की व्यवस्था उन्होंने देखी। रतलाम शहर जो अपने लेदर प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है और वहाँ लेदर प्रोडक्ट्स जब बनाए जाते थे तो पानी में सड़ा करके उस लेदर को रखा जाता था, उससे गलियों में सड़ांध आती थी और अनेकों लोग जो है वो इस प्रकार के चर्म से, ट्यूबरोक्लेसिस, अस्थमा या इस प्रकार की बीमारियों से ग्रसित थे और डे टू डे लाइफ में लोगों का जीना जो है वो उस बदबू के कारण मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने रतलाम से ही एक पोस्टकार्ड सुप्रीम कोर्ट को लिखा, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वो फर्स्ट पोस्टकार्ड वाली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट के रूप में जो है वो ग्रहण किया। और बाद में आगे चल के इसमें सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्शन आया। चाहे मध्य प्रदेश सरकार ने खूब कहा कि हमारे पास बजट नहीं है, पैसे नहीं, हम ये नहीं कर सकते, तो कोर्ट ने कहा कि इससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन लोगों को आप जो है वो नारकीय जीवन में नहीं रख सकते। उसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ जो लेदर के लेबर्स और जो ओनर्स थे उन फैक्ट्रियों के, उनको शहर से 40 किलोमीटर दूर स्थापित किया गया, उनकी फैक्ट्रियां स्थापित की गई, उनको आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई और रतलाम शहर जो है वो उस दुर्गंध से मुक्त हुआ। तो इस प्रकार से पूरे रतलाम शहर में रहने वाले उन हजारों लोगों को सिर्फ एक पोस्टकार्ड पिटीशन से फायदा मिल गया। ये प्रभाव होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का। इसी प्रकार से कुछ केसेस के बारे में मैं चर्चा करूंगा। रेलवे शोषित कर्मकार संघ वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस था, जिसमें रेलवे में हजारों जो वो बंधुआ मजदूर बंधुआ के जैसे काम कर रहे थे, यानी डेली वेजेस पे वर्षों से काम कर रहे थे। वहाँ पर्याप्त वर्कलोड भी था, लेकिन उनको परमानेंट भी नहीं किया जा रहा था और डेली वेजेस पे रखा जा रहा था। तो कोर्ट ने कहा कि अब समय आ गया जब इनको परमानेंट किया जाए और इनके एरियर्स का भुगतान किया जाए। पर्यावरण के मामले में भी, जैसे मैंने कल आपको 21 में भी बताया, 19 में भी बताया, बहुत सारी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस जो वो लगी। चाहे वो स्टार्टिंग से मैं आपको 2-4 केसेस के नाम बता दूं कि चाहे जैसे ए वर्दीचंद का भी अपने आप में पर्यावरण से संबंधित ही था। MC मेहता के दुनिया भर के केसेस जो है वो इसमें पर्यावरण से संबंध में लाए गए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में परमानंद कटारा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस था, या आप देखें कि सुभाष वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस था। ऐसे ही किंकरी देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश का केस था। उधर से आपका रूरल लिटिगेशन एंटाइटलमेंट सेंटर देहरादून वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस था। जनता दल वर्सेस HS चौधरी का केस था। इसमें इस प्रकार की दुनिया भर की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस जो है वो समय समय पर वेरियस हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में लाई गई। जून 2012 में राजस्थान हाई कोर्ट में एक ही दिन में 200 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस की सुनवाई हुई। एक महत्वपूर्ण चीज देखिए आपकी, इतना अधिक समय जो है वो 90s के बाद 2012 तक आते आते पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस जो है वो अपने चरम पर पहुंच गई थी और इसके चलते हजारों लोगों को जो वो इसमें बेनिफिट मिला था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अपने आप में एक नया आयाम स्थापित हुआ जुडिशियल एक्टिविज्म के माध्यम से, जनहित याचिकाओं के माध्यम से, और आज भी वो दौर जो है वो कंटिन्यू है। इसमें बीच में एक सोशल एक्शन लिटिगेशन यानी सामाजिक अनुयोजन कार्रवाई जैसा शब्द भी आया, जिसमें इन चारों लोगों ने जो वो उसका भारतीय परिवेश में उसको डालने का प्रयास किया गया, लेकिन आज पुनः जो हम इसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस के नाम से ही जानते हैं। तो बहुत सारे जो है वो केस लो हम अगर यहाँ चर्चा करने लगे, रोक की बात भी आई। प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के रूप में जो वो लाया जाने लगा। चाहे वो सुखराम जो हमारे पूर्व संचार मंत्री है उनसे संबंधित मामला था, नदियों से संबंधित मामला था, या बहुत सारे ऐसे मैटर्स थे। राजस्थान के भी बहुत सारे मैटर्स हैं जिसके अंतर्गत बार बार जो है वो प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन में लोग वहां जाकर के और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस के मामले में बहुत सारे नए जो है वो रूल्स लागू किए हैं। तो उसका परिणाम ये है कि हम देखते हैं कि डिविजनल बेंच से नीचे की पीठ जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस को नहीं सुनती है, क्योंकि ये देखा जाता है कि मामले की गंभीरता कितनी है। तो और उस गंभीरता को देखते हुए डिविजनल बेंच के द्वारा इस प्रकार की सुनवाई की जाती है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि 20 लाख रुपए की पेनल्टी हमारी एक एक्ट्रेस पे लगाई गई है, जूही चावला पे, जो सोशल मीडिया में हाईलाइट होने के लिए एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन
अपेक्स कोर्ट के सामने लेकर के आई थी और उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट इन द वाइड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये केवल आपकी पब्लिसिटी के लिए था। तो आप कोर्ट का समय खराब करने के लिए इस प्रकार से जो वो प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मान करके नहीं ला सकते। तो अगर आप कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लेके जा रहे हो तो फर्स्ट यू हैव टू प्रूव कि दिस इज इन द वाइड पब्लिक इंटरेस्ट, यहाँ हजारों लाखों लोगों का जो वो इंटरेस्ट प्रभावित हो रहा है, तभी कोर्ट जो वो इसको एक PIL के रूप में एडमिट करेगी, अदरवाइज पेनल्टी भी इम्पोज की जा सकती है। तो ऐसी जो है वो बहुत सारी चीजें है जिसका, अच्छा इसमें देखिए सबसे ज्यादा जो बेनिफिट मिला वो गरीब लोगों को बहुत ज्यादा मिला, चाहे वो रिक्शा पुलर्स हो, ठेला ओनर्स हो। दिल्ली में आप देखिए DDA के खिलाफ कितने सारे ऐसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस लाई गई, राजस्थान में भी JDA के खिलाफ ऐसी बहुत सारी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस लाई गई, जिसमें वाइड लेवल पे पुअर्स को, महिलाओं को, वृद्ध लोगों को, यहाँ तक कि कर्मचारियों को, राजस्थान में जो वो एम्प्लॉइज यूनियंस जो वो स्ट्राइक की गई और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस के माध्यम से वो काफी बेनिफिट जो है वो मिला। तमिलनाडु, मुंबई कर्मकार महासंघ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में वहाँ के जो वर्कर्स थे उनको बहुत बड़ा बेनिफिट जो है वो कोर्ट के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं। अब तो इस पे खैर ये पूरा हमारे सिलेबस में भी है और बहुत सारे केस लॉज ऐसे हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब ही लिटिगेशन यानी रिट्स हैं। तो अभी मैंने पहले आपको रिट्स के बारे में बताया और उससे अटैच करके पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस के बारे में हमने ये चर्चा की बहुत सारे केस लॉज के माध्यम से, और भी बहुत सारे केस लॉज है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैडम बताएं और कंटिन्यू कर सकते हैं या कैसे? सर PIL का टॉपिक आई थिंक खत्म हो गया है सर अभी तो। सर थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छा रिट्स और PIL के बारे में हमें बताया, और आगे भी कभी हमें शेड्यूल में सर आप अपना बेशकीमती समय दीजिएगा सर। आपका लेक्चर स्टूडेंट को बहुत ही पसंद आया है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कौशिक सर थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं अपने प्रोफेसर अनिल कुमार कौशिक सर को एक बार वापस इनवाइट करना चाहती हूँ कि वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो थ्योरी थी वो थोड़ी अधूरी रह गई थी हमारे पहले लेक्चर में, अब हम उससे वापस कंटिन्यू करते हैं सर के साथ। प्लीज सर। हाँ ओके, यू आर लिसनिंग टू मी, आवाज आ रही है ना? जी 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 सर। या ठीक है, आई एम कंटिन्यूइंग इट। ओके, we have completed the case of Srimati Indira Nehru Gandhi versus Raj Narayan. That was the case of 1975, and we have discussed the, just a minute. The 39th Amendment Act to the Constitution was declared unconstitutional. Matthew Justice and Justice Khanna said that democracy is a basic feature of the Constitution. Free and fair elections are also essential features of the Constitution, but Ray Chief Justice did not agree to it. Okay, now come to the next step taken by the Parliament, taken by the Council of Ministers, that is the prevailing government. गवर्नमेंट ने उसके बाद में क्या किया? 42nd Amendment Act was passed. The 42nd Amendment Act added clause 4 and 5 to Article 368. 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 368 में 2 खंड और जोड़े गए, खंड 4 व 5. The clause 4 declared that no constitutional amendment, including the amendment of any of the provisions contained in Part 3rd, shall be called in question in any court on any ground. कि संविधान में किए गए किसी भी संशोधन जिसमें संविधान के भाग 3 में उल्लिखित
मूल अधिकारों से संबंधित प्रावधान भी सम्मिलित हैं। ऐसे संशोधन को किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। क्लोज 5 फॉर क्लैरिफाइड, क्लोज 5 clarified that there shall be no limitation on the constituent power of the parliament to amend the constitution by way of addition, variation or repeal। कि संसद की संविधान संशोधन की संविधायी शक्ति, पावर, जिसमें वह संविधान के किसी भी प्रावधान में कुछ जोड़कर, कुछ निश्चित कर, कुछ परिवर्तन करके संशोधन कर सकती है, उस शक्ति पर कोई सीमा नहीं होगी। 10 उनका इफेक्ट क्या था? 10 ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज मेड ए नॉन जस्टिसिएबल इश्यू। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है किसी भी न्यायालय में चुनौती देने योग्य नहीं रहा, तथा संसद की संविधान संशोधन की शक्ति जो है असीमित हो गई। अनलिमिटेड पावर was conferred on the parliament। पार्लियामेंट को जो है अनलिमिटेड पावर प्रदान कर दी गई। और आपको बीच की घटना बताऊं कि जो है पालखीवाला को एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया था। वे पुनः भारत आए और उन्होंने भारत में आकर 42nd अमेंडमेंट एक्ट को चुनौती दी सुप्रीम कोर्ट के सामने। In the case of Minerva Mills Limited versus Union of India, AIR 1980, Supreme Court, I think page 1789, के सुप्रीम कोर्ट में पालखीवाला ने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को उसी आधार पर चुनौती दी जो कि केशवानंद भारती में प्रिंसिपल्स उन्होंने ले डाउन करवाए थे। That clause 4 and 5 damage the basic structure of the constitution। कि ये जो संविधान में संशोधन किया गया है, खंड 4 व 5 जोड़कर, ये संविधान के मूलभूत ढांचे पर आघात पहुंचाता है, मूलभूत ढांचे को विनष्ट करता है। इट डिस्ट्रॉयज द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के जो मूलभूत लक्षण हैं उनको विनष्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन्ड, सुप्रीम कोर्ट ने इसका परीक्षण किया, एंड द सुप्रीम कोर्ट pointed out that the clause 4 takes away the power of the judicial review from the courts। The power of judicial review of Supreme Court and High Courts is a basic feature of the basic structure of the Constitution। न्यायालयों की, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति संविधान के आधारभूत ढांचे का एक आवश्यक लक्षण या आवश्यक अंग है। इसलिए खंड 4 चूंकि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को न्यायालयों से लेता है, छीनता है, इसलिए असंवैधानिक है। खंड 5 के बारे में कहा गया that limited amending power of the parliament, limited amending power of the parliament to amend the constitution is itself a basic feature of the constitution। संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति, लिमिटेड पावर जो है, वह भी संविधान के आधारभूत ढांचे का एक आवश्यक लक्षण है। चूंकि खंड 5 के द्वारा संसद की पावर स्पेसेस, समस्त जो सीमाएं हैं वो हटा दी गई है। संसद को संविधान संशोधन की असीमित शक्ति प्रदान कर दी गई है, इसलिए ऐसा संशोधन भी असंवैधानिक। तो हम कह सकते हैं इसमें दो प्रिंसिपल्स, दो बातें आई हमारे सामने। कौन कौन से एसेंशियल फीचर्स हैं? लिमिटेड अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज इटसेल्फ ए बेसिक फीचर, एंड द सेकंड वन द जुडिशियल पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द कोर्ट्स इज ए बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दो जो है इसमें आ गई बातें कि भाई एक तो लिमिटेड अमेंडिंग पावर, संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति एवं न्यायालयों की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति जो है संविधान के आधारभूत ढांचे के आवश्यक अंग है। इसलिए खंड 4 व 5 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया।
Then came the case of, now I will narrate very earlier. Then came the case of Vaman Rao versus Union of India 1981 Supreme Court. वामन राव के केस में कह दिया गया कि भाई देखिए, केशवानंद भारती के निर्णय की दिनांक 24 अप्रैल 1973, इससे पहले जितने भी अमेंडमेंट किए गए हैं और 9th शेड्यूल में जितने भी अधिनियम इसमें शुमार किए गए हैं, इंक्लूड किए गए, वे सब संवैधानिक हैं। और देखिए, उस दिन के बाद आफ्टर the deadline was 24th April 1973, इसके बाद चाहे 9th शेड्यूल में किसी अधिनियम को रखा गया हो या किसी भी संवैधानिक संशोधन को मूलभूत ढांचे को नष्ट करने या अफेक्ट करने के आधार पर चुनौती दी जा सके। This was the case of Vaman Rao. This was also repeated in the case of I.R. Cello versus State of TN. I.R. Cello बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 के केस में यही बात कही गई कि 9th शेड्यूल में किसी अधिनियम को शामिल किया जाता है तो इसे इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान के मूलभूत ढांचे के किसी आवश्यक लक्षण को नष्ट करता है। अर्थात संविधान की 9वीं अनुसूची में किसी अधिनियम को अगर सम्मिलित कर भी लिया जाता है तो उसे भी इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह संविधान के मूलभूत ढांचे को प्रभावित करता है या विनष्ट करता है। दिस वाज द केस ऑफ I.R. Cello. Now come to one or two cases. That is the case of Ashok Kumar versus Union of India 2008. Ashok Kumar के केस में आर्टिकल 15 में क्लोज 5 जोड़ा गया। अनएडेड इंस्टीट्यूशंस हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, सभी में अनएडेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी रिजर्वेशन की बात कही गई, उसे संवैधानिक घोषित किया। क्लोज 5 टू आर्टिकल 15 वाज डिक्लेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल इन द केस ऑफ अशोक कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008। वन मोर केस एल चंद्र कुमार 1997 में केस आया एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। ये आर्टिकल 323A 323B एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाई गई और सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को बाहर कर दिया गया। It affected the power of the judicial review of the Supreme Court and the High Court under Article 32, 226 and 136. Supreme Court ने कहा कि ये आप exclude नहीं कर सकते because the power of judicial review of the Supreme Court and High Court is a basic feature of the Constitution. It was laid down in L. Chandra Kumar. L. Chandra Kumar के केस में ये बात कह दी गई। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन को आगे बढ़ाया। नाउ कम टू द लास्ट केस, द मोस्ट इंपोर्टेंट केस ऑफ दिस आई थिंक विद इन द 10 years or 15 years, NJSC केस, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन केस, reported in 2016 AIR at page 170 and also reported in 2015 Supreme Court cases. Supreme Court Advocate of Record Association versus Union of India. So NJSC के 99th Amendment Act was passed by the Parliament. पार्लियामेंट ने, संसद ने 99th अमेंडमेंट एक्ट पास करके आर्टिकल 124 में ये जोड़ा संशोधन किया और इसके अलावा एनजेसी का प्रावधान किया। ये एनजेसी क्या था? फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड द हाई कोर्ट जजेस एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, देयर वाज ए प्रोविजन वाज मेड फॉर द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। इस आयोग में किन व्यक्तियों को शामिल होना था? द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट।
next to the Chief Justice of India. भारत के मुख्य न्यायाधिपति के अतिरिक्त 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के इसमें शामिल होंगे तथा द मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस, यूनियन मिनिस्टर, संघ के विधि एवं न्याय मंत्री जो है इसमें एक मेंबर होंगे, एंड द 2 एमिनेंट पर्सन, 2 प्रख्यात व्यक्ति भी इसमें शामिल होंगे। और इन 2 एमिनेंट पर्सन्स को जो है किस तरह से सिलेक्ट किया जाएगा, किस तरह से जो है नॉमिनेट किया जाएगा, shall be nominated by a committee containing Chief Justice of India and the Prime Minister and the opposition leader in the Lok Sabha. और 2 जो एमिनेंट पर्सन होंगे उनमें से एक जो है SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, इनमें से जो है एक को होगा SC, ST, OBC, माइनॉरिटी या वीमेन में से किसी एक को जो है इसमें रखा जाए। बट द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। NJAC Chelmeswar Justice pointed out that we should not make objection to it, क्योंकि इसमें न्यायिक जो प्राधिकारी है उनका भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। कभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जजेस, 3 तो हैं उसमें शामिल। उसके अलावा प्रख्यात व्यक्ति जो एमिनेंट पर्सन है वो कोई ऐसे ही व्यक्ति नहीं होंगे। And the appointments in the USA and UK are not made by the judicial officers. We always say that no one can be a judge in his own cause. हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी अपने मामले में न्यायाधीश नहीं होगा। तो ऐसी न्यायिक नियुक्तियां भी जो है एक इंडिपेंडेंट एजेंसी या बॉडी के द्वारा अगर की जाए तो इसमें कोई एतराज नहीं चाहिए। But the Supreme Court insisted that it is the interference in the independence of the judiciary. उच्चतम न्यायालय के बहुमत ने कहा न्यायपालिका की जो है इंडिपेंडेंस, निष्पक्षता में हस्तक्षेप है। Because the independence of the judiciary is a basic feature of the constitution, उसकी आड़ ली गई, कह दिया गया कि भाई जो न्यायिक निष्पक्षता है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, it would be affected by 2-3 आउटर पर्सन्स के 3 जो है बाहर के व्यक्ति आने से हमारी इंडिपेंडेंस अफेक्ट, और ये संविधान के मूलभूत ढांचे का आवश्यक अंग है। इसलिए NJAC का प्रावधान 99th amendment was declared unconstitutional on the basis of the basic structure theory, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। And again collegium system was adopted के collegium system जो है वो सही है, उसी को बनाए रखा जाएगा। My dear colleagues, my dear friends, my dear students, you see the constitution, all of the constitution. Is there any provision of collegium system? क्या संविधान के प्रावधानों में कहीं collegium system का प्रावधान है? It is a question before you to answer it. It is a question before the generations to come. ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के समक्ष एक प्रश्न है, हमारे स्टूडेंट के सामने एक प्रश्न है, क्या कॉलेजियम सिस्टम का कोई प्रावधान संविधान में है? This has been developed by the Supreme Court for itself, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्वयं ने डेवलप किया है। क्या कॉलेजियम, ये इट वाज ए क्वेश्चन बिफोर द चेलमेश्वर जस्टिस पॉइंटेड आउट। आई एम नॉट टेलिंग इट माई सेल्फ, मैं अपने आप ये नहीं कह रहा हूं कि कॉलेजियम सिस्टम की भी क्या ट्रांसपेरेंसी आदि पर कुछ प्रश्न चिन्ह हैं। तो वी डू नॉट गो इनटू द क्वेश्चन इन डिटेल कि कॉलेजियम सिस्टम सही है या नहीं। ये तो आने वाली पीढ़ियां या हमारे स्टूडेंट्स हैं, दे विल एग्जामिन, द प्रोफेसर विल एग्जामिन, द न्यू जनरेशन विल एग्जामिन। दिस इज द लास्ट केस pointing out that the independence of the judiciary is a basic feature of the constitution. We have examined almost all the case. One more case, रघुनाथ राव गणपत राव का केस रह गया था, रघुनाथ राव गणपत राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 सुप्रीम कोर्ट का केस है। कि देखिए इंदिरा जी के कई बड़े अच्छे स्टेप्स थे। आई ऑलवेज एडमायर हर
कि एक तो था बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, इसी तरह से राजाओं का प्रीवी पर्स किया गया। तो इस मामले में ये बात आई कि राजाओं का प्रीवी पर्स बंद करके जो आर्टिकल 291 है, 362 है, उनको रिपील किया गया। तो whether it is constitutional or not, whether it damages any basic structure of the constitution, the Supreme Court pointed out that the 26th Amendment Act, कि 26वां संविधान संशोधन अधिनियम जिसके द्वारा राजाओं का प्रीवी पर्स बंद किया गया, वह संवैधानिक है। क्यों है? Because it is according to the it promotes the basic structure of the constitution। ये उसके अनुरूप है। क्यों है? It promotes the concept of equality and the dignity of human being। कि ये dignity, प्रीवी पर्स, राजाओं को विशेष प्रिविलेज देना क्या था? रिपब्लिकन करेक्टर के खिलाफ था। The Republican character and equality and dignity are the essential features of the basic structure of the Constitution। हम कह सकते हैं कि सरकार का गणतंत्रात्मक स्वरूप, समता एवं मानव गरिमा, ये संविधान के मूलभूत ढांचे के आवश्यक अंग है। और राजाओं के प्रीवी पर्स को बंद करके इन सब को पुष्ट किया गया है, रिपब्लिकन कैरेक्टर को प्रमोट किया गया है, इक्वलिटी डिग्निटी की बात को सोचा गया है। इसलिए यह संविधान संशोधन संवैधानिक है। वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट ऑल द केसेस एटसेट्रा। थैंक यू सो मच गिविंग मी एक्स्ट्रा टाइम, द कोऑर्डिनेटर एंड द प्रिंसिपल एंड द मेंबर्स। मीनाक्षी कुमावत भी जुड़े हुए हैं, शिव शंकर जी व्यास भी हमारे से जुड़े रहते हैं। इन सभी फैकल्टी मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। शिव शंकर जी भी बड़े एक्टिव हैं। किशन जी को मैं कई दिनों से नहीं देख रहा हूँ, वो कहाँ चले गए हैं, आई डोंट नो। जुड़े हुए हैं सर, हमारे साथ में कंटिन्यू जुड़े हुए, यूट्यूब पे एक लाइव देखते हैं सर, यूट्यूब पे। हाँ, थैंक यू सो मच कोऑर्डिनेटर साहब। कोई बात अगर देखिए कोई बात रह गई हो तो मुझे याद दिलाइए ताकि मैं उसको कंप्लीट कर दूं इसमें। नहीं सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को, प्रोसीजर को आपने बहुत ही अच्छा बताया, सारे लीडिंग केसेस को बहुत अच्छा समझाया। मैं मीनाक्षी मैम को इनवाइट करना चाहती हूँ, वो सर का धन्यवाद ज्ञापित करें। नमस्कार सर। On the behalf of all the students, I express my sincere thanks to you, respected Anil Kaushik sir. सर आपने बहुत अच्छे से समझा दिया बच्चों को। आज थोड़ा नेटवर्क इशू रहा, लेकिन उसके बाद भी बच्चों को सारे टॉपिक्स आपने अच्छे से लीडिंग केसेस के साथ में बता दिए। आपने अपने लेक्चर में डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग, गोलकनाथ केस का मामला, साथ के साथ कुछ अमेंडमेंट्स जो शामिल करें, 24th अमेंडमेंट एक्ट है, 39th अमेंडमेंट है, 42nd अमेंडमेंट है, काफी सारी चीजें, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, लिमिटेड पावर ऑफ अमेंडमेंट, वामन राव केस, अशोक कुमार केस, एल चंद्रा केस आदि सभी, और लास्ट में इम्पोर्टेंट जो आपने 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एनजेएससी केस के साथ में बताया, बच्चों को काफी अच्छे से समझ में आया सर। इसके लिए मैं आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। ओके।